स्वागत है आपका नजर में जोड़ी के साथ आगे सामने मौत पर चले गए। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, नॉमिनेशन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे कराया गया। बताएंगे इनके रिजल्ट क्या बताते हैं, कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन महायुति को लेकर किस किस रीजन के अंदर कहां पर जनता का सपोर्ट, कहां पर विरोध और किस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे बताएंगे। पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर नवाब मलिक के चुनाव लड़ने से बीजेपी के लोग बौखला गए हैं दोस्तों, लेकिन एनसीपी ये सीट छोड़ने को नहीं है तैयार। बताएंगे इसी के साथ में कैसे राज ठाकरे को साथ में लाने के लिए एकनाथ शिंदे को नाराज कर गई है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी ने किन किन नेताओं को प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा है, बताएं क्या है पूरा मामला दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ नए सिरे से एक जांच होने वाली है। बताएंगे धोखाधड़ी को लेकर ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी सरकार के फैसले को इंडिया अलायंस की सरकार ने पलट दिया है। बताएंगे कौन सा ये फैसला था और क्या झारखंड के अंदर तीसरे पार्टी का होने वाला है उदय। बताएंगे किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। और पीडीए गठबंधन ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का किया है जबरदस्त तरीके से काउंटर। बताएंगे कौन सा नया नारा दिया गया है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये मानते हैं दोस्तों की प्री पोल सर्वे में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीत 100% तय है, तो नतीजे भी उसी तरीके के होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में कोई नहीं रोक सकता लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इलेक्टोरल एज की ओर से मेगा प्री पोल सर्वे के नतीजे सामने आ गए दोस्तों। आपको बता दें कि नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 29 तारीख थी, जब सभी लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद यह तय हो चुका है कि कौन कौन कहां से मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। हालांकि नाम वापस लेने की तारीख अब जल्द नजदीक आने वाली है, लेकिन उससे पहले कराए गए ओपिनियन पोल के दावे में बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो मेगा प्री पोल सर्वे महाराष्ट्र को लेकर दावा करते हैं कि राज्य के अंदर 288 में से महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अलायंस को 117 सीटें मिल सकती है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उनको 79 सीटें मिलेगी। दूसरे नंबर पर एसएच यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का 23 का आंकड़ा रहने वाला है। एनसीपी अजित पवार गुट को मात्र 14 सीटें मिल रही है और बीजेपी सहयोगी आरवाईएसपी को मात्र 1 सीट मिल रही है। और अदर्स जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको 14 सीटें मिलने जा रही है, यानी सत्ताधारी महायुति गठबंधन को मात्र 117 सीटें 288 में से मिलने वाली है। और सरकार राज्य के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बनेगी दोस्तों। जो जानकारी मेगा प्री पोल सर्वे में दिया गया उसके अनुसार महाविकास अघाड़ी गठबंधन 157 सीटें 288 में से जीतने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 68 सीटें मिलेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 41 सीटें मिलेगी, एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी 44 सीटें लेकर राज्य के अंदर अच्छी स्थिति में नजर आ रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत सकती है, सीपीआईएम को 1 सीट मिल सकती है और पीजेंट वर्कर पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, जो 4 पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन 288 में से 157 सीटों के साथ में सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है। राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बन सकता है दोस्तों 68 सीटें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मिलेगी तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसका मतलब राज्य में कई सालों के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार और राज्य के अंदर उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट है, इसी सर्वे सामने आया है दोस्तों। अलग अलग रीजन को लेकर अलग अलग तरीके के दावे सामने आए। जो जानकारी है सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में सीटें हैं वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र की, जहां पर एनसीपी एसपी का दबदबा है। अब की निगाहें इस बात पर बनी हुई है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार कितनी सीटें गठबंधन को जिता पाएंगे दोस्तों। अब जो जानकारी सर्वे के अनुसार दी जा रही है उसके अनुसार 70 सीटों में से 41 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन जीतेगा, यानी शरद पवार अपने इलाके में एक जबरदस्त तरीके की जीत इंडिया गठबंधन को दिलवा रहे हैं दोस्तों। जबकि अजित पवार के साथ बीजेपी के जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और पूरे गठबंधन का आंकड़ा मात्र 28 के आसपास आकर सिमटने वाला है। इसके बाद एमएमआर कोकण की बात करें तो यहाँ पर महायुति को फायदा मिल रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट यहाँ पर कमजोर स्थिति में है और एकनाथ शिंदे को फायदा मिल रहा है। मुंबई क्षेत्र की बात करें तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन 36 विधानसभाओं में से 22 पर जीत हासिल कर रहा है दोस्तों। 14 सीटें महायुति को मिल रही है, यानी शहरी इलाके में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दबदबा है। कारण है एनसीपी कांग्रेस पार्टी और एसपी तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। साथ साथ उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लिए थोड़ी सुविधा है दोस्तों। यहाँ पर टोटल 35 सीटों में से 20 सीटें महायुति गठबंधन को मिल रही है और 14 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिल रहा है। कारण है कि महायुति नॉर्थ महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के भरोसे लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा यहाँ दबदबा है। और वैसे भी कई भाजपा शासित राज्यों का यहाँ से बॉर्डर भी लगता है दोस्तों। उसके बाद मराठवाड़ा, यहाँ पर ज्यादातर मराठी आबादी है और मनोज जरांगे पाटिल के यहाँ से एक बड़े आंदोलन करने और मराठी वोटों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने के लिए बोलने का असर नजर आने लगा है। 46 सीटें हैं मराठवाड़ा में, जहां पर 27 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक मिल रहा है और महायुति गठबंधन 18 पर आकर सिमट रही है। यानी एकनाथ शिंदे के होने के बावजूद बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। पंकजा मुंडे और उनके भाई यहाँ पर ओबीसी समाज के लोगों को एकजुट करके बीजेपी को जीत दिलाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दबदबा नजर आ रहा है। इसका मतलब मनोज जरांगे पाटिल का अच्छा खासा असर हुआ है। साथ साथ दोस्तों विदर्भा वो क्षेत्र है जहां पर 2 डिवीजन है, एक नागपुर है, दूसरा अमरावती है। नागपुर वाले डिवीजन और अमरावती वाले डिवीजन दोनों जगह महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दबदबा है। आपको बता दें कि विदर्भ क्षेत्र में 62 सीटें हैं, जिसमें से महाविकास अघाड़ी गठबंधन 38 सीटें प्राप्त कर रहा है और 18 सीटें मात्र महायुति गठबंधन को मिल रहा है दोस्तों। अदर्स को 6 सीटें मिल रही है, यानी नागपुर जहां आरएसएस का कार्यालय है उस पूरे क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का दबदबा नजर आ रहा है। इस सर्वे के और भी कई सारे चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन ऐसा होगा कि इतिहास बनेगा महाराष्ट्र के अंदर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए।
रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार इसी तरीके से हम लोग पहुंचाते रहे। साथ साथ महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वजह है कि नवाब मलिक की उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। अजित पवार ने इसके बावजूद उनको एबी फॉर्म देकर मैदान में उतार दिया, यानी अपना आधिकारिक उम्मीदवार बना दिया। इससे पहले अगर उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया होता तो शायद माना जाता कि शायद एनसीपी से बगावत करके ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अजित पवार ने उनको टिकट दे दिया, तो उसका मतलब बीजेपी के नेता को हराने का पूरा काम करेंगे। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने पहले झारखंड फिर महाराष्ट्र को लेकर सारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों, जिन जिनको प्रचार करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल का नाम ऐड किया गया है। रमेश चन्नीथला जो राज्य के प्रभारी है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, सिद्धरमैया, भूपेश बघेल, रेवंत रेड्डी, चरणजीत सिंह चन्नी, डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला, जी परमेश्वरा का भी नाम है, एमबी पाटिल का नाम है और कन्हैया कुमार को भी मौका दिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद भी मौजूद रहेंगे। अलका लांबा महिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। शासक केजी जॉर्ज भी प्रचार करेंगे। के जया कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। जिग्नेश मेवाड़ी, नदीम जावेद, सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वेट्टीवाड़, पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ चंद्रकांत हंदोरे और वर्षा गायकवाड़, आरिफ नसीम खान के साथ साथ परिणीति शिंदे और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बंटी पाटिल भी प्रचार करेंगे। विलास अशोक, अमित देशमुख और विश्वजीत कदम सबके सब प्रचारी मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के मद्देनजर यूं कहिए पूरे देश भर के अंदर लेबोरेटरी वाला बयान दे रही है। बटेंगे तो कटेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ से बार बार इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश में कई जगह बीजेपी के नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन से दिवाली होर्डिंग्स लगवाए हैं। किसी ने ये होर्डिंग्स आधा फाड़ दिया है। भाजपाइयों ने इसकी एफआईआर करवाई है, यानी शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। इसके साथ में अमित शाह पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे। दोस्तों कनाडा की सरकार ने आरोप लगाया कि अमित शाह के इशारे पर कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादी की हत्या की गई है। आपको बता दें कि अमित शाह का नाम डायरेक्ट लिया है कनाडा ने, और इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या वहां की सरकार सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भाजपा के लोग कनाडा की सरकार के द्वारा दिए गए बयान का इस्तेमाल अमित शाह के प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनको एक बड़े नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि भारत सरकार का स्टैंड ऑफिशियल तौर पर एकदम अलग है। भारत सरकार इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकती जिसे बीजेपी के लोग स्वीकार कर रहे हैं, और कनाडा के द्वारा लगाए गए आरोपों को बीजेपी के लोगों की स्वीकृति जरूर मिल रही है, भाजपा के खासकर समर्थकों की, लेकिन भारत सरकार ने ऐसे किसी भी चीज को मानने से इंकार कर दिया। आपकी क्या राय है लिखकर जो जाएगा। साथ साथ दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने तय कर रखा है कि एक सीट पर केवल एक ही उम्मीदवार उतरेगा, और इसीलिए कुछ सीटें हैं जहां पर 2-3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, उन सबको मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेगी, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, और इसीलिए हर सीट पर केवल एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। ऐसा ही होता नजर आ रहा है। धारावी के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से संभावित बगावत को टाल दिया गया है। दोस्तों धारावी से कांग्रेस पार्टी की ज्योति गायकवाड़ मैदान में उतरी हुई है। ज्योति गायकवाड़ वर्षा गायकवाड़ की बहन है। ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पूर्व विधायक बाबू राव माने यहां से निर्दलीय मैदान में उतर रहे थे, लेकिन इसके बाद उनको फोन किया गया, समझाया बुझाया गया। उद्धव ठाकरे ने खुद से मोर्चा संभाला। इसके बाद उनके बागी नेता मान गए हैं अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक सीट पर बगावत कम कर दी गई है। आने वाले दिनों के अंदर और भी खबर सामने आ जाएगी। साथ साथ सीपीएसपी यानी शरद पवार की पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर नाम है शरद पवार का, फिर सुप्रिया सुले का, अनिल देशमुख का, अमोल कोले और अरुण गुजराती का। इसके बाद भास्कर भागरे को भी जिम्मेदारी दी गई है। रोहित पवार भी प्रचार करेंगे। जयंत पाटिल चुनावी प्रचार करेंगे। जितेंद्र आव्हाड चुनाव प्रचार करेंगे। राजेश टोपे और अन्य लोगों के भी नाम है। दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि 40 के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीपी एसपी के पास स्टार प्रचारक नहीं है। 40 से ज्यादा नेता है उनके पास स्टार प्रचारक बनाने के लिए। देखते हैं अजित पवार किस किस को स्टार प्रचारक बनाकर उभारते हैं। दोस्तों साथ प्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा क्या मोदी सरकार में एंकर सांसद से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी को बीजेपी ने जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है, पर 6 बार निर्दलीय सांसद रहे पप्पू यादव, जिन्हें बड़े बड़े बदमाशों की ओर से धमकियां दी जा रही है, उनको केवल वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। सवाल यह है कि एक एंकर को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी और एक सांसद जो 6 बार है उनको मात्र वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, क्या यह अपमान नहीं है दोस्तों देश की जनता का? क्योंकि जनता ने 6 बार उनको चुनकर भेजा था। एक एमपी की सुरक्षा किसी भी एंकर से बहुत ज्यादा है, और यह जरूरी है कि उस एंकर की जगह पहले पप्पू यादव को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी चाहिए। उसके बाद जब कुछ बचे तब जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को कोई सिक्योरिटी देनी चाहिए, और वैसे भी सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए। साथ साथ दिवाली के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। दोस्तों कई लोग बैन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस बैन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल से जब यह सवाल पूछा गया पटाखों को बैन करने को लेकर, तो उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली एक रोशनी का त्योहार है, इसे पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखे फोड़ने के बजाय दिया और मोमबत्ती जलाकर मनाया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरे पर कोई एहसान कर रहे हैं, हम खुद पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हम और हमारे छोटे बच्चे पटाखे फोड़ने से होने वाले पॉल्यूशन के शिकार होते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों की लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के बयान का विरोध किया जा रहा है, खासकर उन लोगों के द्वारा जिनकी मानसिकता एक पार्टी के आधारित है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पॉल्यूशन से सबको खतरा होता है, इसीलिए मस्तिष्क का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ऐसे काम के लिए, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड के अंदर एक बयान दे रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा। कहने लगे कि झारखंड में
केवल एक परिवार का राज चलेगा या सबका विकास होना चाहिए? इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि 68 में से 31 सीटों पर आप लोगों ने नेताओं और दल बदल करके आए परिवार के लोगों को टिकट दिया है और अब ज्ञान दे रहे हो। कभी केला छाप वाले सुदेश जी से नहीं पूछा आपने? खुद मौसा मौसी मौसे के भाई पीए फिर पीए के दोस्त, मतलब बाकी सब बेवकूफ है, सिर्फ बाबूलाल जी के ट्यूशन मास्टर चालाक है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि भाजपा के नेता जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर परिवारवाद के तहत ही आए हुए हैं। साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का दावा किया है। चुनाव के बीच में फिर से उन्होंने नया सगुफा छोड़ा है दोस्तों। वो दावा करते हैं कि झारखंड के अंदर लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है। संथाल रीजन के अंदर उनका दावा है कि इस क्षेत्र में 1951 में 9% के आसपास मुस्लिम आबादी थी, जो बढ़कर अब 24% हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि इतने सालों में 10-12 साल तक तो इनकी भी सरकार थी, लेकिन क्योंकि हेमंत सोरेन को घेरना है तो इस तरीके की बातें की जा रही है। और वैसे भी अगर कोई बांग्लादेशी भारत के अंदर आता है तो जिम्मेदारी अमित शाह की है, ना कि किसी राज्य सरकार की। साथ साथ महाराष्ट्र के सतारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। शिवसेना को पार्टी तोड़ने की शाही मंजूरी दी गई थी, यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सारे हथकंडे अपनाए गए महाराष्ट्र राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का, लेकिन अंततोगत्वा इनको जाकर हार का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं हुई। साथ साथ राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। झारखंड के अंदर प्रचार प्रसार को लेकर नेताओं को मैदान में उतारने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी मुंबई, कोकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र में कुल 8 सभाएं करेंगे, यानी लगभग हर क्षेत्र के अंदर उनकी एक सभा हो सकती है। नितिन गडकरी और बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पर अधिक से अधिक रैली बैठ करने की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। क्यों नरेंद्र मोदी इस बार काफी कम प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा क्षेत्र है और केवल एक सभाएं हर क्षेत्र में की जा रही है, अलग अलग डिवीजन में। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीति में बदलाव की ओर संकेत देता है, जैसा कि इन्होंने हरियाणा के अंदर किया था, जहां पर नरेंद्र मोदी की कम सभाएं कराई गई थी और स्थानीय लोगों को आगे किया गया था। साथ साथ ठाकरे की शिवसेना के स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है दोस्तों। इसमें कई सारे लोगों के नाम ऐड किए गए हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत, भास्कर जाधव, अनिल देसाई, विनायक राउत, आदेश बांदेकर और अंबादास दानवे, नितिन भानुगुड़े पाटिल और प्रियंका चतुर्वेदी के साथ साथ सचिन अहीर, सुषमा अंधारे और कई लोगों के नाम ऐड किए गए हैं दोस्तों। 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नाम अलाउ है, लेकिन मात्र उन्होंने 24 नाम की घोषणा कर दी है। साथ साथ दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों। कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में नए सिरे से जांच के निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा मुख्य कोच की मुश्किलें बढ़ा दी है और फ्लैट खरीदारों के साथ कथित घोटाले को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों। इसके साथ में जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। शैक्षिक कैलेंडर को मार्च सत्र से बदलकर नवंबर सत्र का कर दिया गया है, नवंबर तक के लिए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि माता पिता और छात्रों की ओर से ये कश्मीर और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्र में मार्च सत्र के बजाय नवंबर सत्र में शैक्षिक कैलेंडर वापस करने की मांग की गई थी। मैं इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और हम लोगों ने इसे मंजूरी दे दी है। साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक और बयान काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है झारखंड के अंदर दोस्तों, जहां पर उन्होंने विवादित बयान देते हुए झारखंड की अस्मिता कहे जाने वाले महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अपमान किया है और कालिक पुत्र जैसी विवादित बातें की है दोस्तों। इस पर जवाब देते हुए ट्राइबल आर्मी की ओर से लिखा गया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के ऊपर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा अभद्रता और अपमानजनक बयान न केवल आदिवासियों का अपमान है, बल्कि यह हर उस झारखंडी का भी अपमान है जिसने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया। शिबू सोरेन ने अपने जीवन में कई सालों तक आदिवासी अधिकारों और आदिवासियों की पहचान के लिए समर्पित किया। उनके योगदान को अनदेखा करना और उन्हें अपमानित करना उन लोगों के प्रति अन्याय है जिन्होंने झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बयान झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता को कमजोर करने का प्रयास है, जिसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अस्वीकार करना चाहिए और ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों झारखंड के अंदर क्या एक नया समीकरण बन रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड के अंदर एक नई पार्टी का उदय हुआ है दोस्तों। लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि कुल 81 सीटों में से 76 सीटों पर सबसे ज्यादा जेएलकेएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस पूरे सीटों के समीकरण में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 पर, कांग्रेस ने 30 पर, आजसू ने गठबंधन के तहत 10 पर और राष्ट्रीय जनता दल ने 7 पर, जनता दल यूनाइटेड ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन तीसरी राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरने का प्रयास कर रहे जयराम कुमार महतो क्या सफल हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो पिछले 4 वर्षों के दौरान अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं महतो और उनके साथ ही पिछले 3-4 वर्षों से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नामक संगठन चला रहे थे। इस संगठन ने झारखंड के स्थानीय युवाओं से जुड़े मुद्दे, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और राज्य की स्थानीय भाषा में प्राथमिकताओं जैसे अन्य मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था। अच्छा खासा जन समर्थन उनको मिल रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे थे। उनकी पार्टी मैदान में उतर गई है। क्या तीसरे मोर्चे के तौर पर राज्य के समीकरण में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ जनता दल सेकुलर ने बाई इलेक्शन को लेकर अपने स्टार कैंपेनरों की लिस्ट जारी की है दोस्तों। इसमें 40 स्टार कैंपेनर जो बनाए गए हैं, एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी और सारे परिवार के व्यक्तियों के नाम है जो राजनीति में एक्टिव है। लेकिन जो दिलचस्प चीज
चीज है दोस्तों वो ये कि जीटी देवेगौड़ा का नाम नहीं है, यानी उनके कांग्रेस पार्टी में जाने को लेकर चर्चा चल रही थी और अब स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनके नाम नहीं है, तो इसका मतलब पलटी मारने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। सासा एचडी रेवन्ना का भी नाम नहीं है, जिसे कई महिलाओं के यौन शोषण और रेप के मामले को लेकर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। सासा 2 मिनट लेट पहुंचे थे, पूरे मंत्री नहीं भर पाए अपना पर्चा। महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल सीट पर जमकर ड्रामा देखने को मिला। खबर यह कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता राज्य सरकार के पूरे मंत्री रह चुके अनीस अहमद कुछ मिनट देर से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका था तो नामांकन नहीं दाखिल कर पाए। अहमद ने बताया कि उन्होंने रोड बंद होने, वाहन की परेशानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कई सारे समस्याएं गिनवाई, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अहमद हाल ही में कांग्रेस पार्टी से 4 दशक का पुराना नाता तोड़कर वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 3 बजे के डेडलाइन को चूक जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर एमएनएस के नेता राज ठाकरे से सवाल पूछा गया, तो राज ठाकरे जो अमूमन सही और हौसले से बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि इस बार तो लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम बनेंगे। उनके बयान के पीछे तर्क यह है दोस्तों कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वही जीत कर आएगी। आपको बता दें कि राज ठाकरे जो नहीं बताना चाह रहे वो ये कि वो अपने बेटे के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन चाहते हैं। उनके बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा से मैदान में उतरे हुए हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है, यानी भारतीय जनता पार्टी अलायंस का उम्मीदवार उतार रखा है। राज ठाकरे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाए और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर एकनाथ शिंदे अपने उम्मीदवार को वापस ले ले, जो वर्तमान विधायक भी है, और माहिम की सीट पर एमएनएस के नेता राज ठाकरे के बेटे को जीत मिल जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेता और वर्तमान विधायक ने कहा है कि वो इस सीट को खाली नहीं करेंगे, यानी राज ठाकरे के बेटे को एक तरफा चुनाव में नहीं जाने देंगे। साथ-साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और बयान को लेकर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान ये लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको डर सता रहा है कि पीडीए गठबंधन इसी तरीके से एकजुट ना खड़ा रहे। राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब और नकारात्मक नारा बीजेपी के लोगों ने दिया है और बड़े बड़े लोगों से जानबूझकर दिलवाया जा रहा है और ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया नारा है, जिसका जोरदार विरोध किया जाना चाहिए। साथ-साथ दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी माहौल गर्म है, सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ भी बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार ने बीजेपी को महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये नारा बीजेपी के लोग जरूर चला सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने कहा कि ये नारा सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक ये नारा सच साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 बड़े सवाल है कि क्या ये नारा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सफल होगा है या फिर बीजेपी का ये नारा उल्टा पड़ जाएगा और बैकफायर कर जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नारा अपने आप में घोर सांप्रदायिक है, घोर विभाजनकारी, जानलेवा, आक्रामक और धमकी भरा है। इस पर बीजेपी संघ का कहना है कि ये नारा हिंदू समाज को जोड़ने के लिए दिया गया है। लोग जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, इसलिए ये नारा दिया गया है। सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि सबसे पहले जब ये नारा दिया गया तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया था कि ये नारा बांग्लादेश के संदर्भ में है, भारत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के लोग पलटी मारते हुए और आरएसएस के प्रमुख के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से इस बयान का समर्थन करने के बाद अब सब मिलकर एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं, जो साफ तौर पर एक आक्रामक नारा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश का माहौल खराब करने मात्र के लिए इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं जिसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जो लिखता है। साथ-साथ 2 चरणों में होने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के अपने अपने उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 200 विश्रामपुर, छतरपुर और धनवार 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया अलायंस की 2 पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। विश्रामपुर में कांग्रेस पार्टी ने सुधीर कुमार को मैदान में उतार रखा है, यहाँ पर आरजेडी ने नरेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। दोनों पार्टी बातचीत कर रही है कि मामले को सॉल्व किया जाए और दोनों में से एक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले, केवल एक ही कैंडिडेट होना चाहिए हर सीट पर। छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने राधा कृष्ण किशोर को मैदान में उतारा है, यहाँ से आरजेडी ने विजय कुमार को खड़ा कर दिया है। दोनों में से कोई एक प्रत्याशी हटना चाहिए और इसे लेकर चर्चा भी चल रही है। धनवार में भी माले को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार 3 सीटें देने का वादा किया था, उसी पर अंतिम समय पर अड़ा रहा और धनवार में निजामुद्दीन अंसारी को उतार दिया गया है। माले के राजकुमार यादव भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। दोस्तों सवाल यह है कि क्या इन्हें हटा दिया जाएगा और केवल हर सीट पर एक ही उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि बातचीत तो जारी है, देखते हैं कब बातचीत पूरी हो पाती है। साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2025 में जनगणना कराए जाने के भारत सरकार के फैसले का संज्ञान लिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारत सरकार से यह मांग की है और प्रस्ताव दिया है कि जातीय जनगणना में ओबीसी आबादी की भी जनगणना होनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार को तत्काल आदेश जारी करना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि जनगणना के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की गिनती होगी, ओबीसी लोगों को भी गिना जाना चाहिए। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो सैटेलाइट पार्टी बनकर नहीं रहेगी, यानी केवल समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, नाम मात्र के लिए ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि पार्टिसिपेशन भी करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने तैयार करके समाजवादी पार्टी कार्यालय को दे दिया है। समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से इन नेताओं के प्रचार का एक पूरा शेड्यूल तैयार करने वाली है। दोस्तों तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं करहल से, और इसी तरीके से अन्य सीटों पर भी कई दिग्गज उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके स्टार प्रचारक कहां पर प्रचार करें, यह फैसला समाजवादी पार्टी को लेना है, क्योंकि सारे नेता उन्हीं के सिंबल में मैदान में उतरे हुए हैं। साथ साथ एसपी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक चैनल को दिए इंटरव्यू में आजाद समाज के प्रत्याशी यहाँ सिर्फ जाति के वोटरों के दम पर चुनाव लड़ना चाहते और बहुजन समाज पार्टी भी इसी वर्ग को वोट प्राप्त करना चाहती है। उनके इस बयान को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की धमकियां दी जा रही है। दोस्तों देखते हैं क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। जो भी जानकारी आएगी आपको लगातार पहुंचा
जाते रहेंगे हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। बहुत